संसदीय प्रस्ताव, और इसमें सबसे पहले ये देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। चलिए, यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह किसी विशेष विषय से संबंधित नहीं होता है, किसी विशेष विषय से संबंधित नहीं होता है, और इस पर जब तर्क होती है तो सरकार के व्यापक कामकाज पर चर्चा होती है। अंत में इस पर मतदान होता है। मतदान में यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और यदि प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार बच जाती है, और फिर इसे आगामी 6 माह तक नहीं लाया जा सकता है। ये रहा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव वह तरीका है जिससे लोकसभा यह जांचती है कि सरकार के पास अभी भी सदन का बहुमत है अथवा नहीं है। सही और स्पष्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ लाया जा सकता है। लोकसभा में कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में। समर्थन कितने सदस्यों का चाहिए? समर्थन कितने सदस्यों का चाहिए? कम से कम 50 लोकसभा समर्थन का सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। इसका विषय वस्तु कैसी होती है? तो यह किसी एक मंत्री या नीति पर नहीं, पूरी सरकार के कामकाज पर होता है। चर्चा किस पर होती है? तो सरकार की समग्र नीतियाँ, निर्णय और प्रशासन पर व्यापक बहस होती है। किस पर? व्यापक कामकाज। ठीक है। सरकार की समग्र नीतियाँ, निर्णय और प्रशासन पर व्यापक बहस होती है। अंत में क्या होता है? अंत में मतदान होता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार सदन का विश्वास खो देती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। यदि प्रस्ताव गिर जाए, सरकार बच जाएगी। यह साबित हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है। ठीक है। आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव वह संसदीय प्रस्ताव है जिसके माध्यम से लोकसभा यह तय करती है कि सरकार के पास सदन का बहुमत है अथवा नहीं है। ठीक है। चलिए, अविश्वास को देखते हुए अब बढ़ते हैं विश्वास प्रस्ताव की ओर। विश्वास प्रस्ताव, यह प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में सरकार के द्वारा लाया जाता है, और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बच जाती है, और यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक। विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जिसे सरकार स्वयं लोकसभा में लाती है ताकि यह साबित किया जा सके कि उसे अभी भी लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यह साबित करना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सरकार को लगता है कि उसके पास बहुमत को लेकर संदेह है, जैसे कि गठबंधन टूटना, समर्थन वापस लेना, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है। तब सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को लाती है। ठीक है।
परिणाम क्या होता है? यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसका मतलब लोकसभा का बहुमत सरकार के साथ है। इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा का बहुमत जो होता है वो सरकार के साथ है, पारित हो जाता है, सरकार बन जाती है और शासन जारी रखती है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, इसका मतलब सरकार ने बहुमत को खो दिया, सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है या राष्ट्रपति वैकल्पिक सरकार जैसे चुनाव का रास्ता अपनाती है। ठीक, एक लाइन में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि विश्वास प्रस्ताव बराबर सरकार की ताकत की परीक्षा होती है। विश्वास प्रस्ताव बराबर सरकार की ताकत की परीक्षा होती है। ठीक है, अगर पास हुआ सरकार सुरक्षित, फेल हुआ सरकार समाप्त। ठीक, चलिए समझ में आया, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं निंदा प्रस्ताव की ओर। निंदा प्रस्ताव, ठीक है, यह प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी मंत्री विशेष या समस्त सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। किसी मंत्री विशेष या समस्त सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसमें और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाते समय किसी भी विशिष्ट कारण को बताना आवश्यक नहीं होता है। अविश्वास में क्या होता है, किसी भी विशिष्ट कारण को बताना आवश्यक नहीं होता है, जबकि निंदा प्रस्ताव लाते समय कोई विशिष्ट कारण ही बताया जाता है और उस पर ही चर्चा होती है। और उस पर ही क्या होती है, चर्चा होती है। चलिए इसको भी समझते हैं। निंदा प्रस्ताव वह संसदीय प्रस्ताव है जिसके द्वारा लोकसभा सरकार या किसी विशेष मंत्री की किसी खास नीति, निर्णय या कार्य की आलोचना, यानी कि आलोचना का मतलब है निंदा की जाती है। कहाँ लाया जाता है, आप बताइए, कहाँ लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और किसके खिलाफ लाया जा सकता है? किसी एक मंत्री के विरुद्ध, किसी एक मंत्री के विरुद्ध या पूरी मंत्री परिषद यानी कि सरकार के विरुद्ध। निंदा प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निंदा प्रस्ताव लाते समय कारण बताना अनिवार्य होता है। निंदा प्रस्ताव लाते समय क्या बताना होता है कि कारण बताना अनिवार्य होता है, यानी किसी निर्णय, नीति या कार्य के कारण निंदा की जाती है। किसी निर्णय की या नीति की या किसी भी कार्य की निंदा की जाती है। ठीक है, उसी विशिष्ट विषय पर ही चर्चा है और उसी जो विषय पर निंदा की जाए उसी पर ही चर्चा होती है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है, आप बताइए। निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो क्या होगा? सरकार का गिरना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यह सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक चेतावनी मानी जाती है। सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक चेतावनी मानी जाती है। एक लाइन में मैं इसका जवाब देता हूं आसान भाषा में कि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में किसी विशेष नीति या कार्य के लिए सरकार या मंत्री के आलोचना हेतु लाया जाता है, जिसमें कारण बताना आवश्यक होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं होता है और उसके पारित होते ही सरकार गिर जाती है। उसके पारित होते ही सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव में पारित होते ही सरकार गिर जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्थगन प्रस्ताव। अगला क्या है? स्थगन प्रस्ताव। ठीक, स्थगन प्रस्ताव
यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे लाने के लिए सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करवाना होता है। यह चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की होती है। कम से कम कितने घंटे की होती है? 2.5 घंटे की होती है। देखिए क्या होता है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, इसे लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि किसी तत्कालीन गंभीर और लोक महत्व के विषय पर चर्चा करवाना होता है। किसी भी तत्कालीन गंभीर और लोक महत्व के विषय पर क्या होता है? चर्चा करवाना होता है। ठीक है, जब यह प्रस्ताव स्वीकार लिया जाता है तो सदन का सामान्य जो कामकाज है वो स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद उस एक ही मुद्दे पर कम से कम 2 से 2.5 घंटे चर्चा होती है। ठीक है, यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आलोचना का साधन होता है क्योंकि इसमें सरकार की जिम्मेदारी को तय किया जाता है। ठीक है, जब कोई बहुत गंभीर और तत्कालीन सार्वजनिक महत्व का मामला हो, ठीक है, आसान भाषा में बताते हैं आपको, जब कोई बहुत गंभीर और तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला हो तो लोकसभा अपना बाकी काम को छोड़कर उसी मुद्दे पर लंबी चर्चा करती है। इसे ही स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसे ही क्या करते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यह 2.5 घंटे की चर्चा होती है। और ये कितने 2.5 घंटे की चर्चा होती है। अब हम बात करते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्रस्ताव। किसके बारे में बात कर रहे हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में संसद की दोनों सदनों को संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों को क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, जिसमें वह सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों का जिक्र करता है। संसद के दोनों सदनों में इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा से पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? अब बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं पीछे। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति क्या करता है इसमें? राष्ट्रपति है ना इसमें। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद हर साल संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद में आकर भाषण देता है। इस भाषण में सरकार बताती है कि उसने क्या क्या काम किए और आगे क्या करेगी। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है ये समझते हैं। राष्ट्रपति के भाषण के बाद संसद कहते हैं कि हम राष्ट्रपति के भाषण के लिए धन्यवाद करते हैं।
हम राष्ट्रपति जो भाषण दिया है उसके लिए हम संसद बोलती है कि हम राष्ट्रपति के भाषण के लिए धन्यवाद करते हैं। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इस पर क्या होता है, ठीक है, संसद इस प्रस्ताव पर बहस करती है। जो राष्ट्रपति बहस देते हैं और सरकार बताती है कि हमने ये काम काज किया, तो संसद इस प्रस्ताव पर बहस करते हैं। सरकार के काम अच्छे हैं या खराब, यह चर्चा होती है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा को सरकार पर भरोसा नहीं है, यानी कि लोकसभा पर सरकार को भरोसा नहीं है। लोकसभा को सरकार पर भरोसा नहीं है। नतीजा यह होता है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, यानी कि सरकार गिर जाती है, ठीक है, सरकार गिर जाती है। और लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव यानी फेल बराबर क्या, सरकार भी फेल, ठीक है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव फेल माने सरकार भी फेल। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, अभी समाप्त तो हुआ है नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो कौन सा है, विशेष प्रस्ताव हनन, विशेष प्रस्ताव हनन। इस और भी सारा चीज़ है जो हम लोग कवर करेंगे, पूरा पॉलिटी को आसान भाषा में समझेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।